सो आज हम लोग डायमेंशंस का जो एप्लीकेशन नंबर 3 था, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, उस पर हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। उसके पहले जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे दें पहले कि क्या था डायमेंशंस, होता क्या है नए बच्चों के लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है बेसिकली, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो उसमें हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे, ठीक है। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है हमारे, देखो मास है सबसे पहला, तो सबसे लेंथ हो गया, एक मास हो गया, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को ये एम्पियर वाला ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है उसको केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस जो होता है लाइट का उसको मेजर करते हैं, ये कैंडला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये केमिस्ट्री में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उससे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, ठीक है। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम सारे फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन इन सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग को अगर वॉल्यूम का डायमेंशन लिखना है तो वॉल्यूम, कभी भी डायमेंशन का मतलब कि वो बोलेगा कि भाई इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतलब वो डायमेंशन पूछ रहा है तुमसे। तो वॉल्यूम का डायमेंशन मान लो उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो या जैसे भी। तो वो सारे क्या है, लेंथ के ही डायमेंशन है, ब्रेथ है चाहे हाइट है चाहे लेंथ है, उन सबको हम मेजर लेंथ के टर्म्स में करते हैं। तो वहां पे उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं एल क्यूब। तो और अगर मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो मास और टाइम का भी क्वांटिटी हम लोग को लिखना जरूरी होता है। तो उसको हम जो m का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे रिलेशन, तो इसीलिए m टू द पावर 0 कर देते हैं कि मास के रेस्पेक्ट में इसका डायमेंशन 0 है, लेंथ के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 3 है, और टाइम के रेस्पेक्ट में भी डायमेंशन 0 है। तो ये हमारा बेसिकली वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आप ऐसे बताओगे m0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0। अगर यही आपको एरिया का डायमेंशन पूछा होता, एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 0, लेंथ के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 2 और टाइम के रेस्पेक्ट में भी डायमेंशन 0। अगर यही आपको बोलता कि भाई वेलोसिटी का बताओ, तो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड दोनों केस में जो डायमेंशन होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ से कर सकते हैं, और टाइम को टी से करते हैं। तो इसको अगर हम लोग मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो m रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, l रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, और t टू द पावर -1 हो जाएगा। तो हम लोग डायमेंशन होता है इसका पावर, मतलब मास के रेस्पेक्ट में डायमेंशन हो गया 0, लेंथ के रेस्पेक्ट में डायमेंशन हो गया 1, और टाइम के रेस्पेक्ट में डायमेंशन क्या हो गया, -1। तो ये जो चीज है इसको हम लोग बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, और पूरे चीज को डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू m0 l1 t -1, तो ये पूरी चीज को, ये जो इक्वल टू साइन के साथ लिखा हुआ है, इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, खासकर नए बच्चों से मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा आज, बिकॉज अभी शुरू में 15 मिनट आप लोग को जहां पे भी डाउट होगा वो प्लीज रोक के पूछ लेना। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब इसी में लेट्स से हम लोग को कि आ गया कि भाई अगर आपको कि वर्क डन का आप लिखो, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो सबसे पहले तो तुमको रिलेशन पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स हो गया बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास का m, एक्सेलरेशन का बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L1
t टू द पावर -2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट वो भी l हो गया। अब इसका वर्क डन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा लिखना होगा तो m1 l स्क्वायर t-2 ऐसे लिखेंगे, l और l मिलके l स्क्वायर हो गया और t-2। तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन होता है वर्क डन का, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे फोर्स का अगर बस पूछता अलग से तो फोर्स का सिंपली मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन L1 t-2। तो ये हमारा फोर्स का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से लिखना होता तो m0 L1 t-2 हम लोग लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये डायमेंशनल ये जो फॉर्मूलेज हैं इन सब का जो एप्लीकेशन है ये भी वही बताया हुआ है, किस तरह से हम फोर्स का लिखते हैं, कैसे वेलोसिटी का लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले स्लाइड में भी हम आप देखोगे कि ये दिस इज हाउ यू राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह फोर्स का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का भी हो गया, वेलोसिटी का भी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम लोगों ने बताया था आपको, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से अगर हम लिखें वॉल्यूम को, और अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू ऐसे पूरा लिखेंगे तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक एक करके यूज देखते हैं और उसके क्वेश्चंस भी एक एक कर लेंगे तो फिर क्लैरिटी हो जाएगी हम लोगों को। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब कि अगर आपके पास एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में दिया हुआ है एक यूनिट और दूसरा यूनिट सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, है ना। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन करना होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू होगा। मान लो हम लोगों के पास है 1 न्यूटन, इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है डाइन्स में, ठीक है, तो ये कितने डाइन्स में ये कन्वर्ट होगा, ये हम लोग को मान लो निकालना है। तो कुछ लोगों को तो याद भी रहता है, बट हम लोग को याद अभी नहीं, हम लोग को अभी इसको यूज करके निकालना है। तो बेसिकली जब हम लिख रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने का तरीका है कि एक यूनिट होता है और साथ में एक नंबर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। मतलब कि अगर हम कहते हैं 1 kg, तो उसको हम लोग इक्वेट करते हैं 1000 ग्राम से। तो अब ये जो ग्राम है ये U2 हो गया सेकेंड यूनिट, और N2 क्या हो गया 1000 हो गया। U1 जो है हमारा केजी है और N1 हमारा 1 है। तो बेसिकली हम लोगों को कन्वर्जन करना है केजी से लेके ग्राम में। तो ये ऐसे, अब देखो ये जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 kg और 1000 ग्राम, तो इक्विवेलेंट है ना, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना फिजिकल क्वांटिटी 1 kg रिप्रेजेंट कर रहा होगा जितने मास को, उतना ही मास 1000 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो Q तो सेम चीज है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे यूनिट्स और नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो N1 मेरा 1 हो गया, U1 हमारा kg हो गया, N2 1000 हो गया और U2 ग्राम्स हो गया। अब आपको मान लो ये कन्वर्जन निकालना है न्यूटन और डाइन के बीच में, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि फॉर्मूला एक होता है, ये डेरिवेशन हम लोग आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग को सेकंड वाला जो यूनिट है उसमें नंबर निकालना है कि क्या न्यूमेरिक वैल्यू है कन्वर्जन, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन्स। तो ये जो डैश में ये जो वैल्यू है N2, ये N2 हमें निकालना है। तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है N1 इंटू, अब बिकॉज ये जो क्वांटिटीज हैं ये मैकेनिक्स का क्वांटिटी है, तो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंसी होगा। हम कहते हैं कि मास पे जो इसका डायमेंशन है A है, लेंथ पे डायमेंशन B है और टाइम पे डायमेंशन C है। तो इसका जो कन्वर्जन है N1
इंटू m1 by m2 रेज टू द पावर a, l1 by l2 रेज टू द पावर b और t1 by t2 रेज टू द पावर c। अब इसमें क्या है कि वैल्यूज डाल देते हैं हम। यहाँ पे अगर वैल्यू डालेंगे तो n2 इज इक्वल टू n1 मेरा क्या था 1 न्यूटन था, ये 1 है तो n1 तो 1 यूज कर लेंगे। मास अगर न्यूटन वाले में केजी के टर्म्स में मास होता है तो इसको क्या करोगे 1 केजी, और यहाँ पे जो ग्राम्स के इसमें है तो इसको लिखेंगे 1 ग्राम, है ना। m2 अगर देखोगे तो वो ग्राम के रेस्पेक्ट में है तो 1 ग्राम लिख लेते हैं। रेज टू द पावर, अब फोर्स का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 l1 t माइनस 2। तो हम लोग यहाँ पे a जो है मतलब जो मास का जो डायमेंशन है उससे रेज टू द पावर 1 कर देंगे। अब लेंथ में जो हम लोग न्यूटन में यूज करते हैं वहां मीटर यूज करते हैं, और जो सीजीएस यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है तो बाय सेंटीमीटर कर लिया, रेज टू द पावर 1। टाइम में दोनों जगह सेकंड ही यूज करते हैं, यहाँ भी सेकंड यूज करेंगे और यहाँ भी सेकंड यूज करेंगे, रेज टू द पावर -2। अब ये देखो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। अब ये g और g कैंसिल हो गया, रेज टू द पावर 1। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1। और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों चीज, रेज टू द पावर -2, ये 1 ही रह जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1000 बचा और यहाँ 100 बचा, तो ये क्या हो गया 1 पे 5 जीरोस हो गया, मतलब 10 टू द पावर 5 हो गया। तो n2 का वैल्यू क्या हो गया 10 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ 1 न्यूटन का कन्वर्जन डाइन में करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यही हम लोगों को निकालना था कन्वर्जन, कि 1 न्यूटन किसके बराबर। वो हम लोग कैसे निकाल पाए, हम लोग के पास डायमेंशनल फॉर्मूला था, उससे हम लोग यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाल पाए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में डायमेंशनल फॉर्मूला का मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन यहाँ यूज करना है, और इंडिविजुअली मास का जो कन्वर्जन है, लेंथ का कन्वर्जन और टाइम का कन्वर्जन है, उनको लिख के कैंसल आउट करके हम लोग n2 का वैल्यू निकाल लें। ये क्लियर है सभी को एप्लीकेशन? यस सर। यस सर। सभी यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड एप्लीकेशन पे। जो दूसरा एप्लीकेशन है हमारा, वहां पे हम लोग क्या करते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इक्वेशन का चेक करते हैं। देखो कोई भी अगर इक्वेशन रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। मान लो कोई इक्वेशन कहीं पे लिखा हुआ है, वो सही है या गलत है, वो देखने का क्या तरीका है। या तो आपको इक्वेशन याद रहे तब आप चेक कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो बहुत चांस है कि वो करेक्ट होगा, अगर डायमेंशनली गलत है तो फिर तो पक्का ही गलत। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट ही हो, बट अगर डायमेंशनली गलत है तब तो वो इक्वेशन गलत ही होगा। तो करेक्टनेस को हम नहीं बता सकते हैं, बट इनकरेक्ट है कि नहीं ये हम लोग बता सकते हैं। सो डायमेंशनली अगर हम लोग को चेक करना है कि भाई इक्वेशन दोनों तरफ चेक करेंगे कि डायमेंशन सेम है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कि एक दिया हुआ है रिलेशन t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये बेसिकली तुम आगे चल के देखो कि दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट, बेसिकली टाइम इंटरवल फॉर द SHM। मतलब ये जो कोई अगर सिंपल पेंडुलम अगर यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना ऑसिलेशन का, वो निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे L क्या बताता है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम बताता है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आगे चल के देखो। अब हम लोग को ये तो पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं, मान लो हमें पता नहीं है कि ये डायमेंशनली मतलब ये बेसिकली इक्वेशन सही भी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर देखेंगे टाइम है,
तो टाइम का डायमेंशन को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, राइट। तो बेसिकली m0 l0 t टू द पावर 1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ टाइम का, LHS साइड का। RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, तो ये कह रहा है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। रूट अंडर एल बाय जी का मतलब कि लेंथ का रेज टू द पावर 1/2 हो गया, और g बेसिकली, है ना, g बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन वाला यूनिट होगा। तो L1, इसको पूरे को बाहर कर लो, रेज टू द पावर 1/2 L बाय एल टी माइनस 2 रेज टू द पावर 1/2। इन सबको ऊपर ले जाओ, L और L कैंसिल हो गया, तो यहाँ RHS में ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और रेज टू द पावर 1/2। तो बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला RHS का भी, वो भी टाइम ही निकल गया, मतलब विच इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर 1। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला RHS का है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो बहुत चांस है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो। अगर डायमेंशनली गलत हो जाता तब हम लोग पक्का बोल सकते थे कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे आपको ना क्लास लेक्चर, आपको पिछले वाले लेक्चर रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने यूट्यूब का वीडियो भेजा हुआ है ग्रुप में, उसमें देख लीजिएगा क्लास के बाद, आपको ये सारा डिटेल में वहां पे मिल जाएगा। मैं अभी जल्दबाजी में आपको बस टच करते जा रहा हूँ जिससे आप समझ सको आगे की क्लास। और ये सारे नोट्स वगैरह भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड है 7th वाला जो पिछली क्लास में हमने किया था। तो वो क्लास लेक्चर्स में जो भी हम लिखते हैं इस पीपीटी पे वो शेयर्ड रहता है, आप लोगों को मिल जाएगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके अलावा एक गूगल क्लासरूम होता है, वहां पे भी आप लोग को ऐड बोलिएगा सुमित जी को कि आपको ऐड कर देंगे वहां पे, जिससे कि आपको वहां पे जो भी हम लोग स्टडी मटेरियल है या फिर असाइनमेंट शीट्स हैं वो उसमें हम लोग डालते रहते हैं, वहां से आप लोग को एक्सेस रहेगा, आप लोग गूगल से जाके निकाल सकते हैं सब चीज। सो अब है ये, यहाँ से हम लोग को आज की क्लास स्टार्ट करनी थी बेसिकली। तो अब है हम लोग जो आज करेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, कि भाई हम लोग ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको यूज करके क्या हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या हमारे लिए पॉसिबल है, वो अब हम लोग आज करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सेम है कि यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन we can derive the formula of physical quantity provided we know the factors on which the physical quantity depends। हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब अगर हमें इस फिजिकल क्वांटिटी के सारे फैक्टर्स हमें पता है कि किस फैक्टर्स पे ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। तो जिन फैक्टर्स पे ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है अगर वो हमें नोन है तो हम फॉर्मूला आराम से डिराइव कर सकते हैं। So we should know the dependence of the physical quantity on other quantities up to 3 physical quantities or linearly independent variables। So बेसिकली क्या है कि जो 3 फिजिकल क्वांटिटी तक का डिपेंडेंस हमें पता होना चाहिए, इसीलिए 3 हम लोग बोलते हैं क्योंकि मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम लोग निकाल रहे होते हैं। अब उसमें तो 3 ही क्वांटिटी है, 3 ही इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। जितने इक्वेशन, जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखें, वहां x और y 2 वेरिएबल होता है तो 2 इक्वेशन चाहिए होता है। अगर यही x y z में अगर हमें इक्वेशन है तो हमें 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम लोग 3 इक्वेशन बनाएंगे, मास, लेंथ और टाइम, इनके डायमेंशंस पे हम लोग 3 इक्वेशन बनाते हैं, इसीलिए अप टू 3 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंस हम लोग निकाल सकते हैं इन जनरल। इसमें क्लियर है ये? अब देखो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो टाइम पीरियड वाला था वही एग्जांपल है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड
ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई मास पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ बॉब, मतलब एक सिंपल पेंडुलम को अगर आप ऐसे लटकाते हो, यहाँ पे जो इस राउंड स्फेरिकल जो मास है उसको बॉब कहते हैं। तो बेसिकली इस बॉब का मास, इसका कितना मास है ये हमें नोन है। हमें ये पता है कि जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंडेंट है, ये जो पेंडुलम का लेंथ है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है, उन पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंडेंट है। तो अगर इन तीन पे डिपेंडेंट है तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई कि लेट्स से जो टाइम पीरियड है हमारा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स, के एक कांस्टेंट है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास पे डिपेंडेंट है तो m रेज टू द पावर a, लेंथ पे डिपेंडेंट है रेज टू द पावर b, और g पे डिपेंडेंट है जिसका रेज टू द पावर c। तो डिपेंडेंस कैसे है मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पावर a, पावर b और पावर c पे डिपेंडेंट। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में दे रखा था टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये नहीं पता था, तो कैसे डिपेंडेंट है वो निकालने के लिए प्लीज अपना और सब कुछ म्यूट पे रखिए जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो प्लीज। जो पूछना होगा तब म्यूट कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा टाइम है ये मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीजों पे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रेज टू द पावर ए, रेज टू द पावर बी और रेज टू द पावर सी पे डिपेंडेंस। अब हम लोग दोनों तरफ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो टाइम है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 और t रेज टू द पावर 1, ये LHS हो गया। RHS में ये तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, m रेज टू द पावर a हो गया। ठीक है, और लेंथ का l होता है कैपिटल L रेज टू द पावर b हो गया। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का L1 p माइनस 2 हो गया, ये रेज टू द पावर c हो गया। तो इसका हम लोगों ने g का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से लिखा, l का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से लिखा और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से लिखा। अब इन सब को कंबाइन कर देते हैं, और कहीं पे मास नहीं है तो m रेज टू द पावर a बस होगा। लेंथ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ लेंथ का पावर b है और यहाँ लेंथ का पावर c है, तो मल्टीप्लाई करेंगे l रेज टू द पावर b इंटू l रेज टू द पावर c, तो वहां पे लेंथ का पावर b प्लस c हो जाएगा। और टाइम यहाँ पे, यहाँ तो है नहीं, इधर भी है नहीं, यहाँ राइट वाले थर्ड वाले में -2 इंटू सी, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -2c हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है कैसे लिखा हम लोगों ने? यस सर। LHS RHS कैसे लिखा सबको क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि मास का इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। तो डायमेंशन को इक्वेट करोगे तो a का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब पावर से इक्वेट कर देंगे, बिकॉज LHS RHS के बराबर है तो m का पावर जितना LHS में है उतना ही RHS में होगा, तो a का वैल्यू 0 हो गया। अब दूसरा, ये लेंथ के पावर को इक्वेट करेंगे तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और टाइम के पावर को इक्वेट करेंगे तो -2c 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का पावर 1 था और यहाँ -2c था, तो -2c 1 के बराबर हो जाएगा। तो c का वैल्यू इससे आ जाता है हमें -1/2। और b का वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो b का वैल्यू -c के बराबर है, इधर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू -c की जगह -1/2 डाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 1/2 हो गया। मतलब a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया और c का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को a b c पता चल गया, तो हम लोग जो ये इक्वेशन लिख रहे थे कि हमारा टाइम पीरियड जो है t, ये किस पे डिपेंडेंट है,
k टाइम्स मास रेज टू द पावर a, मतलब m रेज टू द पावर 0, a का वैल्यू 0 है, l रेज टू द पावर b, मतलब l रेज टू द पावर 1/2, g रेज टू द पावर c, मतलब g रेज टू द पावर -1/2. तो मतलब दिस इज इक्वल टू k टाइम्स m रेज टू द पावर 0, तो हटा ही दो, m रेज टू द पावर 0 1 होता है, और l रेज टू द पावर 1/2, g रेज टू द पावर -1/2, तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 1/2 को रूट के टर्म्स में लिख लेंगे. तो मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, k टाइम्स रूट अंडर l/g के बराबर हो गया. अब इसमें k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं कि भाई k का वैल्यू 2π हो जाता है. मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उससे टाइम पीरियड नोट करेंगे और k का वैल्यू देखते हैं तो 2π के वैल्यू बराबर हो जाता है. तो ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कैन ओनली बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली. हम लोग ये फॉर्मूले वगैरह से इस k का वैल्यू नहीं निकाल सकते. फॉर्मूले में हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद k का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया होगा या यहीं पे तुमको छोड़ देना होगा उसको, यही करेक्ट आंसर होगा. अगर k का वैल्यू दिया हुआ है 2π तो यहाँ पे डाल देते हैं 2π और 2π रूट अंडर l/g. तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2π रूट अंडर l/g. क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है. यस यस सर. पूछना है या इस एग्जाम्पल या इस एप्लीकेशन पे किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है? सर k के बारे में जानना था. k का कभी वैल्यू 2π, कभी k का वैल्यू 1, कभी k का वैल्यू हाफ. हाँ, k का वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है बेसिकली, कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हर केस में अलग होगा. तो जैसे कभी भी अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो k का वैल्यू हमेशा 2π ही आएगा एक्सपेरिमेंट. ओके. तो वो जो एक्सपेरिमेंटली वाली चीज है वो तो हम मैथमेटिकली निकाल नहीं सकते हैं. तो तुम अभी जो हम लोग फिजिक्स में कर रहे हैं जो, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन. तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में वी विल रीच टू दिस वैल्यू कि t इज इक्वल टू k रूट अंडर l/g, वेयर k इज सम कांस्टेंट. क्वेश्चन में दिया होगा कि दिस कांस्टेंट नीड्स टू बी टेकन एज 2π, तो हम लोग 2π लिख के और उसको सॉल्व करके दिखा दें. ठीक है बेटा? यस सर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देन. दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके का. ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव्स, मतलब यहाँ पे देखो साउंड वेव के वेलोसिटी को इन अ मीडियम में डिपेंड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है. डेंसिटी d, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली उस मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है. मान लो स्प्रिंग है, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा. प्लास्टिक है, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा. या कोई दूसरा मटेरियल है, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कि अगर आप पूरा उसको स्ट्रेच करो तो वापस वो अपने पोजीशन पे कितने तेजी से आ जाएगा और क्या 100% वो अपना वापस पोजीशन या शेप वापस रीगेन कर लेता है. वो मेजरमेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से करते हैं. डेंसिटी हमारा d हो गया उस मटेरियल का, वेवलेंथ ऑफ वेव लैम्डा हो गया. तो जिस मटेरियल के थ्रू, मीडियम के थ्रू ये साउंड ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का डेंसिटी है d. उस मीडियम का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी e है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होना जरूरी है ना, क्योंकि ये देखो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड वेव. तो साउंड वेव इस तरह से वाइब्रेट भी करता है और उसी डायरेक्शन में चल भी रहा होता है. मतलब उसका वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब वाइब्रेशन इस अलोंग होगा और उसका मूवमेंट भी इसी के अलोंग होगा. मतलब इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ ये ऐसे आगे मूव करता रहता है. वाइब्रेशन भी इसी के अलोंग है और मूवमेंट भी इसी के अलोंग. इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. तुम लोग 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होगे उसको. तो साउंड क्या चीज पे डिपेंड करता है कि क्या मीडियम यूज कर रहे हैं, उस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंडेंट है. हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े कि भाई सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैसेस में सबसे कम होता है, और अगर वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ साउंड 0 हो जाएगा, मतलब साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है, डेंसिटी पे डिपेंडेंट है और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है. ये तीन चीज पे हमारा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडेंट है. अब
हम लोग मानते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि लेट्स से वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे जो डिपेंडेंस है रेज टू द पावर a, डेंसिटी पे जो डिपेंडेंट है रेज टू द पावर b, और वेवलेंथ पे जो डिपेंडेंट है रेज टू द पावर c। अब दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-1 इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है तो इसका जो डायमेंशन होता है वो ml-1 t-2 ये होता है। ठीक है, तो जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट इज इक्वल टू f बाय a डिवाइडेड बाय, है ना, डेल्टा l बाय l। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। सो f का बेसिकली f देखो डेल्टा l बाय l, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया m1 l1 t-2, एरिया का डायमेंशन l²। ये जो चेंज इन लेंथ डेल्टा l मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ का लेंथ ही होगा, और यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ होगा, ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ पे 2 को ऊपर लेके चले जाओगे तो 1 - 2 -1 हो जाता है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा m1 l-1 t-2। ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा m1 l-1 t-2, इसका पावर क्या है a है। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन 1 हो गया और वॉल्यूम का डायमेंशन l³ हो गया, उसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो m1 l-3 t0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे m1 l-3 t रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर b हो जाएगा। लैम्डा जो है, लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या हो गया, लेंथ ही हो गया। तो यहाँ पे m0, इसको अगर डायमेंशन करोगे तो m0 l रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर c हो गया। अब LHS में हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1 इज इक्वल टू, इन सब को कंबाइन कर देंगे, मास यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू ए हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू बी है, बी हो गया, तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि जो पावर्स होता है मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाता है, और ये 0 इंटू सी तो 0 ही है, उसको छोड़ देंगे। लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे -1 इंटू ए माइनस ए हो गया, -3 इंटू बी -3b हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू सी प्लस ऑफ सी हो गया। टाइम का अगर हम देखते हैं यहाँ पे -2 इंटू ए -2a हो गया, 0 इंटू बी 0 और 0 इंटू सी 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, मास लेंथ और टाइम हम लोग को सारा पता है, राइट। तो मास लेंथ और टाइम सारा पता है, पावर्स, तो दोनों तरफ इक्वेट कर लो। यहाँ पे LHS में मास का पावर 0 है, यहाँ पे मास का पावर a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया। और टाइम का पावर देखेंगे तो यहाँ पे -1 है, उधर -2a है, तो LHS में -1, RHS में -2a, इसको इक्वेट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इससे हम लोग को ये जो थर्ड इक्वेशन है, इससे हम लोग को a का वैल्यू निकल आएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1 -2 ये दोनों कैंसिल हो गया, और 2 आके डिवाइड हो गया तो 1/2 हो गया। अब 1/2 यहाँ पे यूज कर लोगे तो b का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। b का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, इसमें पुट कर लो, -1/2 -3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो इससे आपको c का वैल्यू, ये -4/2 मतलब -2 हो गया, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो a b और c, सर वहाँ +3/2 होगा ना?
अच्छा माइनस माइनस, हाँ +3/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर c का वैल्यू 0 हो गया यहाँ। ठीक ठीक ठीक, यहाँ -3 था ना, और b का वैल्यू -1/2 कैंसिल होके +3/2 हो गया। 3/2 -1/2 1 हो गया, और 1 1 कैंसिल होके c का वैल्यू 0 हो गया। अब हमारे पास a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू पता है, तो हम लोग को जो वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू k टाइम जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रेज टू द पावर a, मतलब 1/2, और डेंसिटी रेज टू द पावर b, डेंसिटी रेज टू द पावर b -1/2 हो गया, और जो लैम्डा है रेज टू द पावर c, मतलब 0। तो दिस इज इक्वल टू k रूट अंडर E/d। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू k रूट अंडर E/d, इसके टर्म्स में हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सर हाँ, तो जैसे इसमें आया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नया टर्म था, तो जैसे आएगा एग्जाम्स में, तो उसमें दिया हुआ रहेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला नहीं दिया होगा, पिछली क्लास में मैंने वही बताया। इसको एक बार सबने लिख लिया तो मैं तुम्हें वो चार्ट दिखाता हूँ जहां से कि हम लोग को याद करना है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। ये सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। ये एक चार्ट मैंने पिछली क्लास में सभी बच्चों के साथ शेयर किया था, और सबके साथ हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स याद भी किए थे कि कैसे याद करने। तो ये देखो, ये जैसे सब रिलेशन पता है हम लोग, या ये सब तो तुमको पता ही होगा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क। जो नहीं पता है वो इधर वो स्ट्रेस आ गया। ये जो स्ट्रेस वाली बात कर रहे थे ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो पोर्शन है ये नया है तुम्हारे लिए, ये तुमको याद करना पड़ेगा। स्ट्रेन तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, मतलब फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसका वो भी दिया हुआ है। तो ये चार्ट पूरा आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे सरफेस टेंशन हो गया, फोर्स अपॉन लेंथ है। तुमको रिलेशन एग्जाम में दिया नहीं होगा, तुमको ये सारे रिलेशन इवेंचुअली, बेसिकली क्या होता है, ये है पहला चैप्टर, लेकिन पूरे सिलेबस को कवर करता है 11th और 12th दोनों, क्योंकि तुम सरफेस टेंशन पढ़ते हो जाके 10th चैप्टर, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते होते हैं, वहां पे जरूरत होता है। उसी तरह सरफेस एनर्जी बाद में पढ़ते हैं, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बाद में पढ़ते हैं, बट रिलेशंस जो है अभी के लिए तुमको याद करना पड़ेगा। बाद में फिर वो रिलेशन तुमको काम ही आएगा, जो कि आगे हम लोग 11th या 12th में पढ़ेंगे। तो ये सारे रिलेशन देखो इसमें दिए हुए हैं, वो याद करके और उसके डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपको डिराइव करने हैं, या फिर मतलब डिराइव ही करने, याद क्या ही करोगे, इतना याद करना पॉसिबल नहीं। तो रिलेशन याद कर लोगे तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज हो जाएंगे। तुम पिछला वाला मेरा वीडियो देखना, तो उससे तुमको क्लियर हो जाएगा ये सारे। और ये भी मैंने शेयर कर रखा है खुद से, मैं फिर से शेयर करूँ, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और इससे क्या नहीं कर सकते हैं। अगर देखें तो पहला तो ये मेथड डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं देता है। मतलब जो के वाला जो कांस्टेंट था उसके बारे में हम लोग को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये। दूसरा लिमिटेशन इसका डायमेंशनल एनालिसिस का है, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। मैंने बोला था अप टू 3 फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो अप टू 3 फैक्टर्स ही निकाल सकते हैं। जैसे ए बी सी का वैल्यू निकालना था, तभी हम, तो जो 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है ना उसी को निकाल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू जो है वो 5 या 6 फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। थर्ड जो है, we cannot derive the formula containing trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions, क्योंकि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे साइन थीटा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है,
एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। log x ऐसे ये फंक्शन है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। फोर्थ पार्ट, the method of dimension cannot be used to derive an exact form of relation when it consists of more than one part on any side। मतलब कि हम लोग को कुछ ऐसा अगर निकालना है कि vt प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसे करके अगर कुछ निकालना है, तो यहाँ दो पार्ट हो गए ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, बीच में प्लस साइन आ गया या माइनस साइन आ गया, उस केस में भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को नहीं यूज कर सकते। फिर पांचवा कह रहा है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसकी जानकारी भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती है। तो ये सारे लिमिटेशन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में, बेसिकली कि क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। ये 5 लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, हम लोग बेसिकली असाइनमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू 1 अर्ग। मतलब हम लोग को 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये निकालना है। तो मतलब हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है ये एनर्जी को मेजर कर रहा है। एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग। तो हम लोग फॉर्मूला क्या था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 हो गया 1, U1 हो गया जूल्स, N2 हमें निकालना है और U2 हो गया अर्ग। अर्ग बेसिकली क्या है, CGS यूनिट है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में यूनिट होता है। तो अब अगर तुम N2 का वैल्यू निकालोगे तो N2 इज इक्वल टू यहाँ पे यूनिट 2, मतलब N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, राइट, यहाँ पे M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। अब ये हमारे पास जो यूनिट है एनर्जी, एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन के बराबर ही है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम देखोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब M1 L स्क्वायर T माइनस 2, ये हमारा एनर्जी का होता है। वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है तुम्हारा, देखो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे तो हमारा फोर्स का यूनिट, मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T माइनस 2 है और डिस्प्लेसमेंट का L1 होता है। दोनों को कंबाइन कर दो तो M1 L स्क्वायर T माइनस 2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो अब इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, N1 मेरा 1 जूल है, M1 जो है मास जो है यहाँ पे SI, जूल क्या है SI सिस्टम में है, तो केजी में मास होगा, तो 1 kg। M2 वहां पे ग्राम में होगा, 1 ग्राम रेज टू द पावर A मेरा यहाँ पे कितना है, 1 है ना, मास का डायमेंशन 1 है ना, तो इसीलिए पावर 1 करेंगे। फिर L1 वहां मीटर में है, मतलब 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू 2 है, और T1 जो है सेकंड में इधर भी है, 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, और रेज टू द पावर C माइनस 2 हो गया। सो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज टू द पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 2। सेकंड दोनों तरफ ऊपर नीचे सेकंड ही है, कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया। सो 1000 और 100 का स्क्वायर, तो बेसिकली यहाँ 10 टू द पावर 4 और यहाँ 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 7 हो गया। तो N2 क्या हो गया, 10 टू द पावर 7, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमारा कन्वर्जन है। क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। हो गया सर। अब देखो, जैसे दूसरा एक और एप्लीकेशन कर लेते हैं। किस तरह का एप्लीकेशन तो हम लोगों ने किया है, जैसे यहाँ पे हम लोग को ना चेक करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के करेक्टनेस को चेक करना है। तो वहां पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लेफ्ट साइड जो LHS में हम लोग डायमेंशंस को चेक करते हैं, RHS में डायमेंशंस को चेक करते हैं, और तब उसके कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं दोनों तरफ सेम है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ठीक है, तो a क्या है, एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, है ना, और ये टाइम है और ये भी टाइम है। दूसरा हमारा है y इज इक्वल टू a साइन फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू टी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये एंगल के जगह 2 पाई टी बाई टी है। तो साइन तो ऐसे भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तुम LHS अगर चेक करोगे, LHS में y है, y बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो y का जो डायमेंशन है वो L होगा। तो ये हो गया आपका m0 L1 t0। RHS के डायमेंशन को चेक करोगे, a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T, तो विच इज a का डायमेंशन हो गया L, साइन ऑफ t डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन t, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ये आ रहा है हमारा डायमेंशनलेस, मतलब ये करेक्ट है। और RHS मतलब ये, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू L ओनली RHS। तो RHS भी L है और LHS भी L है, तो मतलब ये हमारा दोनों तरफ जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम आ गया। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये करेक्ट है। सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट हो गया ये फॉर्मूला। उसी तरह इसको भी चेक करोगे तो वो भी वही चीज है, y इज इक्वल टू a साइन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है इनटू t। तो सेम चीज आ गया, देखो ना, t अपॉन टी आ गया, और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू, ये तो एक ही चीज है। तो यहाँ पे भी ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ बेटा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, जो हम लोग सेकंड वाला एप्लीकेशन कर रहे थे ना, जहाँ पे हम लोग को चेक करना था कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मतलब हमें इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में और पूछ रहा होगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें LHS का डायमेंशन निकालेंगे, RHS का डायमेंशन निकालेंगे और चेक करेंगे सेम है कि नहीं। LHS में y है, y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो ये हम लोग को पता हो गया कि ये इक्वेशन, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L के बराबर है, मतलब m0 L1 t0। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। RHS का अगर हम चेक करेंगे, a इंटू ए एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड भी तो लेंथ ही हुआ ना। एम्पलीट्यूड बेसिकली अगर किसी ग्राफ का बनाते हो तो एम्पलीट्यूड ये होता है ना, ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे, तो ये एम्पलीट्यूड के जगह लेंथ यूज कर लेते हैं। और साइन ऑफ 2 पाई टी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T और ये टाइम पीरियड का भी डायमेंशन कैपिटल T।
तो ये डायमेंशन काट देंगे तो t/t 0 हो गया, बेसिकली 1 हो गया। तो साइन के अंदर वाला जो ये एंगल है ना वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा ट्रू है, मतलब डायमेंशन लेस आ गया। अब ये डायमेंशन लेस आ गया तो इसको पूरे को हटा दिए, इसको रिप्लेस कर दिया हमने एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी से, मतलब इसमें कोई डायमेंशन है नहीं, लेंथ का अपना डायमेंशन है एल। अब ये आरएचएस में भी क्या बन गया डायमेंशन एल, एलएचएस में भी डायमेंशन एल था, दोनों तरफ डायमेंशन एल है। इसका मतलब कि डायमेंशन एलएचएस और आरएचएस दोनों में बराबर है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस एक्सक्यूज मी सर, अगर LHS में बस L रहे और RHS में अगर L स्क्वायर हो जाए तब भी क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन अलग हो गया, पावर्स अलग हो गए। डायमेंशन मतलब कि उसका पावर, लेंथ में यहाँ पे पावर 1 है LHS में, RHS में भी 1 होगा तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर RHS में L स्क्वायर हो गया तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इधर लेंथ का डायमेंशन 2 हो गया और यहाँ लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया, तब वो करेक्ट नहीं है। यस सर। और कुछ बेटा किसी को? तो आज का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, और जो है आप लोग वो वीडियो देखिएगा, पुराना वाला